हे वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। देखो भैया, रदरफोर्ड और थॉमसन आए, उसके बाद फिर रदरफोर्ड आया, तो दोनों अपनी अपनी पारी खेल के जा चुके थे। दोनों ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन दोनों के कुछ फेलियर थे। रदरफोर्ड के फेलियर जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं वो क्या थे कि एक तो वो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है। लेकिन अगर गोल 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 घूम रहा है तो कंटिन्यूसली रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, और रेडिएशंस अगर एमिट हो रही हैं तो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा और आके 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 यहाँ से चलता 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 आके सेंटर में गिर जाएगा, तो कोलैप्स कर जाएगा। इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरी बात वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसके अकॉर्डिंग अगर वो रेडियस कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी, तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी। इस बात पे ध्यान दो। तो जो रेडिएशंस एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए रदरफोर्ड के मुताबिक। लेकिन वो कैसा स्पेक्ट्रम हमें मिलता है? डिस्क्रीट मिलता है। मतलब हमें किसी भी सॉलिड में, गैस का, जिसका भी हम स्पेक्ट्रम स्टडी करें उसके अंदर डिस्क्रीट वेवलेंथ मिलती हैं। कंटिन्यूस अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ नहीं मिलता, मतलब कंटिन्यूस सीरीज नहीं मिलती। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया था मामला। तो ना तो वो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पाया, ना वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर पाया। जिन दो बातों को उसी के स्टूडेंट बोर्स, जिसको आप बोर्स एटॉमिक मॉडल बोलते हो ना, तो वो बोर रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट था। रदरफोर्ड ने उसको गाइड किया, तो फिर वो इतने अच्छे लेवल पे आया कि उसने रदरफोर्ड मॉडल में ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की, कुछ पोस्टुलेट्स दिए और एक नया एटॉमिक मॉडल बना के तैयार कर दिया। उसी की बात करने जा रहे हैं। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, शुरू करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, देखो भैया, जब सबसे पहले उसने एक मॉडल देने की कोशिश की तो उसने कहा कि भैया देखो, ऐसा है, मैं खेल नया बना रहा हूँ, तो मैं बहुत ही बेसिक मॉडल के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। यानी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए मैं बात करूँगा, यानी हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए बात करूँगा। तो सबसे पहली बात आप बहुत ध्यान से सुन लो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन लाइक स्पीशी। नाम लिया, नाम के साथ जो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में चिपका होना चाहिए कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशी, हाइड्रोजन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसी के ऊपर सवाल आ चुका है कई बार कि बताओ कौन है जो बोर्स एटॉमिक मॉडल को फॉलो करेगा। तो यानी हाइड्रोजन, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, जैसा कि हाइड्रोजन है, जैसा कि लिथियम है। अब आपको लिथियम है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कहाँ है? तो मैंने कहा सुनो भैया, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 3 है ना इसके पास, HELI, तो 3 में से 2 निकाल दो, तो बचा कौन? 1 इलेक्ट्रॉन। बहुत शानदार। तो ये इसके ऊपर लगेगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। हीलियम के ऊपर लग सकता है, लेकिन हीलियम में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। बेरिलियम के ऊपर लग सकता है, लेकिन उसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी यानी कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए एप्लीकेबल है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स ने एक बात बोली कि यार, अगर आप मेरा खेल खेलना चाहते हो तो मेरे अपने रूल हैं, माँ गेम माँ रूल्स। जैसे कि आप अपनी छत पे अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो आप अपने रूल खुद डिसाइड करते हो ना यार, कि देख भाई, 1 टिप 1 हैंड कैच हो गया, 1 टिप 1 हैंड कैच हो गया तो आउट है, और अगर उस दीवार पे डायरेक्ट अगर लग गया तो आउट है। तो इसी तरह बोर्स ने कहा, अगर आप मेरा मॉडल पढ़ना चाहते हो, अगर आप मेरे बनाए एटॉमिक मॉडल को पढ़ना चाहते हो, तो जो पोस्टुलेट्स मैं बता रहा हूँ वही पढ़ने पड़ेंगे, उन्हीं को मानना पड़ेगा बेस। तो उसने सबसे पहले कहा कि देखो, सब जो रदरफोर्ड मेरे टीचर के साथ दिक्कत हो गई थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बहुत सारे लोग उनके ऊपर सवाल फेंक के मार रहे थे कि बताओ, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये कोलैप्स कर जाएगा, बताओ स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करो, क्यों नहीं कर पा रहे हो? हैं? तो अब बात सुनो। तो उसने उसी बात पे पहला रूल बना दिया कि भैया, एक इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा वो स्टेबल है, कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा, कोई एनर्जी गेन नहीं करेगा। समझ में नहीं आई बात? स्टेशनरी ऑर्बिट, पहली कंडीशंस क्या है, हम उसके लिए क्या कह रहे हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। उसकी पहली कंडीशन क्या थी? कि स्टेशनरी ऑर्बिट, हाँ जी, तो इनको कहते हैं पोस्टुलेट्स का मीनिंग सर्च करना डिक्शनरी में। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहला पोस्टुलेट उसका क्या है? स्टेशनरी ऑर्बिट। उसने कहा, ए बच्चों बात सुनो, इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूमेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसने कहा बाकी सब बातें बिल्कुल सही है मेरे मास्टर की,
बोर्स बोला मेरे मास्टर की हर बात सही है, एटम में मैक्सिमम स्पेस खाली है, बीच में कोई है जो सारा मास एटम का 99% मास कॉन्स्टिट्यूट करता है, 99% मास कॉन्स्टिट्यूट करता है और 99% स्पेस खाली है। उसने ये बातें एग्री करी, लेकिन उसने कहा देखो, लेकिन ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा होगा वो स्टेबल ऑर्बिट है, ना कोई एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। तो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं बच्चों? स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से लिख लेना। ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिलीज एनर्जी बाय रेडिएटिंग। ये ऑर्बिट कौन से हैं? इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स विदाउट एनी गेन और लूज ऑफ एनर्जी। बात समझ में आगे? कह रहे हैं क्या कह दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट। ये लाइन लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट से। मैं नोट्स की पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक करने वाला हूँ, तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। खुश रहो, सदा सुखी रहो। तो बात सुनो बहुत ध्यान से। तो इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में घूमेंगे जिस इलेक्ट्रॉन में उनकी कोई एनर्जी रिलीज या गेन नहीं होगी। बात समझ में आ गई है? तो ये कोई एनर्जी 3-4 बार बोल चुका हूँ मैं एक ही बात को, तो इसको क्या कह रहे हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट कह रहे हैं। दूसरी बात, इसकी कंडीशन की, वो कंडीशन कौन सी है? वो कौन से स्टेशनरी ऑर्बिट्स होंगे भैया? कंडीशंस, कंडीशन ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। कंडीशन ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। तो स्टेशनरी ऑर्बिट तो वो था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था और वहाँ पे कोई एनर्जी ना गेन हो रही थी ना लूज हो रही थी। दूसरा क्या है कि उसके लिए कंडीशन डिफाइन की गई, और ये बात बोर को भी नहीं पता थी। बोर ने भी ना बस ऐसी तुक्का मारा, तीर फिट हो गया। समझ में आया? सुनना ध्यान से। उसने कहा ओनली दोज ऑर्बिट्स आर स्टेबल इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से सुनो, इस लाइन को मैं 4 बार बोलेंगा, दिमाग में डाल लेंगा। ओनली दैट ऑर्बिट इज स्टेबल। पहली बात तो उसने बोली कि स्टेबल ऑर्बिट है। पहली बात तो उसने बोली कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन स्टेबल ऑर्बिट इन विच इट डज नॉट लूज और गेन एनी एनर्जी। सबसे पहली बात उसने ये बोली। बोलो हाँ कि ना? दूसरी बात उसने बोली कि यार इलेक्ट्रॉन किन कंडीशन को फॉलो करते हुए उस ऑर्बिट में घूमेगा, मतलब उन ऑर्बिट की कंडीशंस क्या है? तो उन ऑर्बिट की कंडीशंस क्या है? बहुत ध्यान से सुनो। ओनली दैट ऑर्बिट इज स्टेबल, ओनली दैट ऑर्बिट इज स्टेबल इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मास्टर मेरी तो समझ में ही नहीं आया क्या बोल रही। मैं ये बोल रही बुद्ध ध्यान से सुन यार कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इंटीग्रल मतलब कि h/2π एक वैल्यू है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में जब जब वैल्यू मिलेगी, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में जब जब वैल्यू मिलेगी और वो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो गई तो वो स्टेबल ऑर्बिट हो जाएंगे। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया? कि n की वैल्यू है n1 2 3 वेयर n कैन टेक विजिबल है क्या? विजिबल है क्या? हाँ विजिबल है। n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3। समझ में आ गया क्या? ठीक है। तो ओनली दैट ऑर्बिट इज स्टेबल, ओनली दैट ऑर्बिट इज स्टेबल इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये उसने कंडीशन डिफाइन कर दी, और उसने बोला ट्रांजिशन के लिए एक बात बोली उसने कि देखो एक घर में रहते रहो, आपसे आपका अपना घर है, स्टेबल है, कोई आपको किराया ना देने आ रहा है ना आपसे किराया लेने आ रहा है, क्योंकि वो आपका घर है, स्टेबल है। लेकिन अगर आप अपने घर से किसी दूसरे के घर में जंप करोगे, अगर आप अपना स्टेबल ऑर्बिट छोड़ के किसी और ऑर्बिट में या तो ऊपर या नीचे जाओगे, तब आपको एनर्जी का आदान प्रदान करना पड़ सकता है। आपको एनर्जी लूज भी करनी पड़ सकती है, आपको एनर्जी गेन भी करनी पड़ सकती है। तो अगर आपने एनर्जी लेवल्स चेंज किए, मतलब ऑर्बिट्स चेंज करे, बस तब ही एनर्जी चेंज होगी, वरना कोई एनर्जी चेंज नहीं है। समझ में नहीं आई आपको बात? तो लिख लो थर्ड पोस्टुलेट फटाफट से। देखो थर्ड पोस्टुलेट क्या है? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू मॉड लगा दूं मैं यहां पे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन विजिबल है बहुत सुंदर, विजिबल है बहुत सुंदर, ये एक ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से ऊपर जाना चाहता है, एरो देखना, तीर तीर देखना भैया, तीर ऊपर की तरफ है, यानी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में आना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा।
समझ में आ रही बात। और अगर वो ऊपर से नीचे आना चाह रहा है, इस 2 लेवल से 1 लेवल में आना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो एनर्जी लूज़ करेगा फोटॉन्स की फॉर्म में। समझ में आ गई क्या? तो ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, only when electron transit from one energy level to another energy level, then only it absorbs or loses energy equal to the difference between the energy levels। सिर्फ उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा जो कि उसके ट्रांजिशन एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, only that energy is absorbed or released by the electron, only that energy is absorbed or released by the electron which is equal to the energy difference between the transition levels of electron। उम्मीद है आपको ये 3 पोस्टुलेट समझ में आ गए होंगे। तो 3 पोस्टुलेट हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं इन 3 पोस्टुलेट के बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि उसकी स्पीड क्या हो सकती है, उसका रेडियस क्या हो सकता है, किस रेडियस में वो घूम सकता है, किस स्पीड से घूम सकता है, किस एनर्जी से घूम सकता है, उसकी क्या बाइंडिंग एनर्जी, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी हो सकती है अलग अलग लेवल्स में। तो जल्दी से आप इसको पॉज करके कॉपी करो क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूँ। तो भैया मेरी एक बात सुनो, कि बोर्स मॉडल कब लगेगा? जब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी होगी, जब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी होगी सिर्फ तब लगेगा। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल हमारे लिए किस लिए हाइड्रोजन लाइक स्पीशी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ सबसे। तो यहाँ पे कौन था? MV_R इक्वल्स टू NH/2π। ये तो हमें बोर्स ने अपने पोस्टुलेट्स में दिया हुआ है और हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? स्पीड निकालने जा रहे हैं और रेडियस निकालने जा रहे हैं और एनर्जी वगैरह निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियस की। किसकी? रेडियस की। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? रेडियस। तो एक बात सुनो कि मान लो एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर मतलब इसका एटॉमिक नंबर कोई Z है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? ZE पॉजिटिव चार्ज होगा, ZE पॉजिटिव। और यहाँ से R रेडियस के ऑर्बिट पर एक कौन टहल रहा होगा? इलेक्ट्रॉन टहल रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़रा सा बात सुनो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगी होगी, और अट्रैक्शन फोर्स लगी होगी, क्या वो उसको कंटिन्यूसली खींच रही होगी, आजा। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी पक्का है, अपनी ऑर्बिटल स्पीड से उसने एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना के रखी होगी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बैलेंस कर रही होगी। तो ध्यान से सुनो, जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस कर रखा है, तो इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल ऑर्बिट में घूमता रहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या हो जाएगा? FE इज इक्वल टू FC। लिख लेना यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम का मतलब ये स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है, R कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ZE पॉजिटिव। चलो बहुत शानदार। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होगी मेरे बच्चों? ZE²। ये कैसे हुआ? KZE इंटू ई डिवाइडेड बाय R² हो गया। और ये क्या हो गया? MV²/R। और ये कौन सी स्पीड है? ऑर्बिटल स्पीड, जिसमें वो घूम रहा है, वो स्टेबल ऑर्बिट जिसमें ये वाला पोस्टुलेट वैलिड है। समझ में आया? एक R ने एक R को मार गिराया। और यहाँ पे अगर आप V को निकाल लो मेरे बच्चों, इधर देखो, NH/2πmR, क्योंकि हमारे पास 2 ही तो इक्वेशंस हैं और 2 ही वेरिएबल्स हैं, V और R। 2 एक्सप्रेशंस हमने यहाँ से बना लिए, तो इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इधर देखो, V² को यहाँ पे पुट करना है बाबा, KZE² डिवाइडेड बाय R। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? N²H² डिवाइडेड बाय 4π²m²R²। 4π²m²R²। मैं थोड़ा सा तेज़ ज़रूर बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ भी फालतू बात नहीं है और ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं बहुत धीरे बोलूँ। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, R क्या आ जाएगा? R को इधर ले जाऊँ, बाकी सब चीज़ें इधर ले आऊँ, तो M। अच्छा, एक M से एक M को भी मार गिराओ, काहे को लिखना बार बार। तो यहाँ पे क्या आ गया? H² डिवाइडेड बाय 4π²m 4π²m और नीचे आ गया KE²Z।
के ई स्क्वायर जेड और ऊपर कौन है एन स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? ए बच्चों, ओम चिमाम चुम बिंग बिंग बोम, ध्यान से सुनो इधर। आर क्या है? एच स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर जेड। तो ध्यान से सुनो, बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट है बाबा, बाकी सब चीज़ें तो क्या है? एच कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के कौन है? वो इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला 9 × 10⁹ और ई कांस्टेंट है। बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट है। इन सबको मैं सॉल्व कर लूँ ना अगर बच्चों, तो मुझे मिल जाएगा, ध्यान से देखना, 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों ने खुशी के मारे तालियां मार दी बच्चों। 0.53 खुशी के मारे बच्चों ने तालियां 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, 0.53 भी बोल देते हैं इसको, एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस जैसे 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 एन बढ़ता जाएगा, जैसे 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 एन बढ़ता जाएगा और जेड एटॉमिक नंबर है, तो वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आप रेडियस में और एन में ग्राफ देखना चाहें तो कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक। और रेडियस में और एटॉमिक नंबर में अगर आप ग्राफ देखना चाहें, रेडियस में और एटॉमिक नंबर में अगर ग्राफ देखना चाहें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इतना जल्दी से पॉज करके कॉपी करो बच्चों, कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो। तो जल्दी से कॉपी करके पॉज करके, मतलब पॉज करके कॉपी कर दो, मैं रब कर रहा हूँ। रेडियस तक तो हम पहुँच गए थे, क्या गया था? एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड। लेकिन अगर वेलोसिटी निकालने की बात आ जाए बच्चों, क्या कैलकुलेट करनी है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ये था एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, जो पॉस्टुलेट था ना हमारे पास यार, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप वी लिख चुके थे अभी, इससे पहले वी क्या था? एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। इसी आर को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, बस पुट कर दो भाई, पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो आर को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। ठीक है, आर को क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसको ऊपर लेते हैं 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, और साथ में क्या है? जेड। ठीक है, जो कटता है काट दो, पाई से पाई। इस के की वैल्यू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो एच से एच कट गया, एक एम से एक एम कट गया, तो क्या बच गया बच्चों? एक एन से ये एन कट गया, जेड बाय एन। ध्यान से देख लो, ऊपर क्या है? 2 पाई के ई स्क्वायर, और बाहर क्या है? जेड, और नीचे कौन है? एच यहाँ पे, एन यहाँ पे। जो दो चीज़ें वेरिएबल हैं उनको मैंने साइड में बचा के रख ली। ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कोई कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात? तो वेलोसिटी जो आई आपके पास क्या आ गई? 2 पाई के ई स्क्वायर बाय एच जेड बाय एन। तो इस कांस्टेंट को सॉल्व करके जो वैल्यू मिल रही है हमें, वो है 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। तो मैं अब रेडियस वाला रब कर सकता हूँ। तो ये क्या आ गया आपके पास? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, जो कि एटॉमिक नंबर के मास के इन्वर्सली, मास पे इंडिपेंडेंट थी। ये बात कमाल की है कि
मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। और कुछ बच्चों को तो समझ में भी आ रहा होगा सर ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे ग्रेविटेशन में प्लानिटरी मोशन के इर्द गिर्द करते थे, आप बातें वैसी कर रहे हो। तो वेलोसिटी z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे 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 n बढ़ता चला जाएगा वैसे 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 इलेक्ट्रॉन के घूमने की जो स्पीड है वो कम होती चली जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आई क्या? समझ में आनी चाहिए भैया, बहुत धीरे धीरे बहुत आसान सी बातें कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो बातें बची हैं वो किसकी बची हैं बच्चों? एनर्जी की बातें बची हैं। अभी करते हैं जल्दी से कॉपी कर लो शाबाश। मैं यहाँ पे दो ग्राफ बना देता हूँ कि जैसे जैसे v और z की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर v की आप स्पीड की n के साथ बात करोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो घटती चली जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? तो अब हम बात करेंगे एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? एनर्जी की। जल्दी से कॉपी कर लो शाबाश। अच्छा, ध्यान से सुनो कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या थी? कांस्टेंट z बाय n, और जो r था वो क्या था? कांस्टेंट n स्क्वायर बाय z। तो अगर टाइम पीरियड की आपसे बात करने लग जाए कोई भी, देखो इनसे ना रिलेशंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए। इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल to remember the values of these constant, then you just need to remember the relationship between these two variables. How velocity depends on atomic number and orbit number, how radius depends on atomic orbit number and atomic number। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। जैसे कि आपको टाइम पीरियड के बारे में अगर कोई कह दे तो क्या करोगे आप? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो यार ये आपको क्या मिल जाएगा? टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड है उसकी जगह v रख दो। तो r के लिए 2 पाई तो एक कांस्टेंट है, तो ये कोई कांस्टेंट में यहाँ पर कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या था? n स्क्वायर बाय z, और यहाँ पे वेलोसिटी के लिए क्या लिखूँ? कांस्टेंट z बाय n। तो यहाँ पर n ऊपर चला जाएगा, z इसके पास आ जाएगा। तो टाइम पीरियड की अगर आप बात करो तो टाइम पीरियड क्या आएगा? कोई नया कांस्टेंट स्टार कर देते हैं इसको, और ये कोई नया कांस्टेंट है, कांस्टेंट डैश, ये क्या आएगा? n क्यूब बाय z स्क्वायर। तो टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कुछ इस रिलेशन के साथ हमें दिखता है। n के वो क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और तो और मेरी बात सुनो यार, कि अगर आपसे वो फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बात करना चाहे तो आपके पास अगर टाइम पीरियड आ गया तो क्या आप फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बात कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो? जो भी आपके पास ये रिजल्ट आया है टाइम पीरियड के लिए उसको फ्रीक्वेंसी के लिए लिख दो। यार क्या बात कर दी आपने! कांस्टेंट z स्क्वायर बाय n क्यूब, यानी अब फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो n क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया और z स्क्वायर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो आपने फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बात कर ली, बहुत शानदार। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात होगी। अच्छा, और कैसी बात कर रहे हो? करंट के बारे में भी बात कर सकते हैं। वो आपसे क्या ना पूछ ले, क्या ना बता दो आप, सर करंट कैसे? जब कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो क्या करंट बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा होता है वहाँ पे करंट भी बनता है। तो अगर आपको करंट बताना हो, करंट का फॉर्मूला आपको बताया गया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो क्या होता है? चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। तो करंट जो बनेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन से nth ऑर्बिट में, वो कैसे? आप यहाँ पे लिख सकते हो E इंटू कॉन्स्टेंट z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। तो आप करंट के बारे में भी बात कर सकते हो। बच्चे घबरा जाते हैं कि यार ऐसे एटॉमिक मॉडल में उसने करंट की बात कैसे कर ली? तो ऐसे कर लेता है वो, करंट की बात समझ में आएगा, चुपके से आता है, बड़ी बड़ी बातें कर लेता है। समझ में आएगा? चलो जल्दी से पॉज करके कॉपी कर लो। हमने करंट की बातें कर ली और अभी हम एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। एनर्जी दो तरह की हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन के पास है भैया। एनर्जी एनर्जी
एनर्जी किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास कितनी तरीके की हो सकती हैं जब वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा हो? तो कैसी कई एनर्जी हो सकती है? दो हो सकती है। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और एक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। कौन सी एनर्जी हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाती है? टोटल एनर्जी बन जाती है। इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाती है? टोटल एनर्जी। तो जल्दी से मेरी बात सुनो बच्चों। एक तो आपके पास पोस्टुलेट है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई और एम वी अभी इसको इतना ही रहने दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात यार। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे आप? हाफ एम वी स्क्वायर, बोलो हाफ एम वी स्क्वायर। करना ही पड़ेगा। यहाँ से v क्या है? एन एच अपॉन एम इंटू आर। तो हाफ एम वी स्क्वायर पुट करना है बाबा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई। कहाँ रह गया? 2 पाई भी तो है बच्चों। वैसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी। तो भैया यहाँ पे आ चुका है, ये रही वी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये बन चुकी है काइनेटिक एनर्जी। एक एम से एक एम को मार गिराओ और यहाँ पे क्या कर दो? हाफ एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 कर दो इसको। 8 पाई स्क्वायर एम, 8 पाई स्क्वायर एम। और यहाँ पे कौन आ गया? एन स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ऐसा लिख लो अभी फ़िलहाल। हाँ, तो ये क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं आपसे कहूँ पोटेंशियल एनर्जी भी यहीं पे लिखो, ये तो क्या आई आपके पास? काइनेटिक एनर्जी। अभी मैं आपसे कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी भी लिखो। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जो न्यूक्लियस के चारों तरफ विजिबल है ये, हाँ। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, अब उसको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम नहीं सुना तुमने? ई-40, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो क्या होती है? Q1 Q2 बाय आर। तो यहाँ पे कितना है? चार्ज Z E पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है? E, और ये क्या ऑन है? रेडियस। तो मैं लिख के देखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जिसको कि हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एक सेकंड, ये भी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ये भी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। और सुनो, अगर आपको थोड़ी सी दुनिया में याद दिलाऊं, हम ऐसा भी करके आए हैं। एक सेकंड बस, कि KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू MV स्क्वायर अपॉन आर था कि नहीं था? अट्रैक्शन फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसा था या नहीं था? तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी लिखो तो हाफ MV स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। तो आपने MV स्क्वायर की जगह एक आर से एक आर को मार गिराओ और इसकी MV स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, यहाँ से पुट कर दो MV स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? हाफ MV स्क्वायर की जगह क्या लिखना है? KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ओ माय गॉड सर, नो आई कांट बिलीव दिस, दिस इज टू मच इजी। नो सर नो। अरे हाँ भाई, बहुत इजी है। देखो ध्यान से, ये रही पोटेंशियल एनर्जी KZE स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और ये रही काइनेटिक एनर्जी। और एक और बात जो हमारे से थोड़ी सी मिस हो गई है, यहाँ पर लगाइए एक माइनस का साइन। कहाँ है? अरे भैया, इलेक्ट्रॉन व कौन है? नेगेटिव व चार्ज है, और ये कौन है? न्यूक्लियस व पॉजिटिव चार्ज है ना। समझ नहीं रहे हैं बात को, चला इतना देर रात को। तो देखिए, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो इंट्रैक्शन एनर्जी नेगेटिव में आएगी कि ना ही? तो अब ध्यान से देखो कि यार पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में है। काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। लेकिन आपने एक और चीज़ ऑब्जर्व की हो कि काइनेटिक एनर्जी इज मैग्नीट्यूड, इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट मैग्नीट्यूड वाइज, देन
पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है उसकी आधी है काइनेटिक एनर्जी। समझ में नहीं आया आपको बात? और ये भैया ये जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी की आधी है, आधी। अब सुनो ध्यान से, अब टोटल एनर्जी यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वाले हिस्से में देखो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो कितना आएगा, ई टॉट, ई टॉट के प्लस यू। ध्यान से सुनना, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अब ध्यान से सुनो बच्चों, आधा पॉजिटिव है और एक है नेगेटिव, मतलब के जेड ई स्क्वायर बाय आर नेगेटिव है और के जेड ई स्क्वायर बाय 2r पॉजिटिव है। तो इनको जब ऐड करोगे तो माइनस के साथ आएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। ये आ गई आपके पास टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का नेगेटिव आने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इज स्टिल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। एनर्जी का नेगेटिव होना, टोटल एनर्जी का नेगेटिव होना ये है कि अभी तक भी वो कर्जे में है। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, बाउंडेड स्टेट में। दिस नेगेटिव साइन शोज दिस टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, कंफर्म्स दैट द इलेक्ट्रॉन स्टिल बाइंड्स विद द न्यूक्लियस। बाइंडिंग नेचर दिखा रहा है भाई ये दिस नेगेटिव साइन, this negative sign confirms that the electron is still binds still binds with the nucleus। और का सिखाएं तुमको, और का सिखाएं? समझते नहीं हो बात को, चलाते आधी रात को। तो ये तो खैर अभी आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन दिया कि जिसमें से आप ये नोट बना सकते हो। कैसा नोट बना सकते हो? ये वाला कि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड ना करो तो काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव लगा दो तो वो काइनेटिक एनर्जी के आगे नेगेटिव लगा दो तो वो टोटल एनर्जी दे देता है। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करोगी तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है और पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। ये दोनों नोट बना लो, ये दोनों ही नोट बना लो। समझ में आ गई क्या बात? विजिबल है? बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। तेजी में लिखो। ठीक है, तो कॉपी कर लिया? पॉज करके कॉपी करो, पॉज करके कॉपी कर लो। ये कॉपी कर लो पहले पॉज करके, और फिर उसके बाद ये वाला कॉपी कर लो। ठीक है, चलो बहुत शानदार, मैं अब कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ आपको ये एक्सप्रेशन दिया मैंने, ये एक्सप्रेशन दिया मैंने। ठीक है, कैसे निकाला? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सहारा लेकर मैंने लिख दिया। चलो अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मतलब एक एक्सप्रेशन आ जाए हमारे पास, जिस एक्सप्रेशन का आपको इंतज़ार है। पढ़ के बैठे होंगे, थोड़ा बहुत तो कुछ तो पता ही होगा। देखो ध्यान से बच्चों, देखो ये देखो, आर का फॉर्मूला बता दो। अभी क्या लिख के आए थे हम? आर का फॉर्मूला क्या लिखा था? एन स्क्वायर, याद है क्या? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर जेड, ये था। ठीक है भैया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर बाय के जेड ई स्क्वायर, और साथ में कौन है? एम भी है। बहुत लंबा है यार, मेरे याद नहीं रहता है। मैं तो इसको डिराइव कर लेता हूँ जब भी कुछ ऐसा होता है। तो ध्यान से सुनो, इस आर को उठा के इसमें भी तो पुट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या आया था? के जेड, इस एनर्जी के फॉर्मूले में क्या है? के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। आर की जगह इसको पुट करो, एच स्क्वायर एन स्क्वायर, और बाकी सबको भी जो है ये लिखो 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम
और यहाँ पे कौन है, Z। ध्यान से देखो, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, ध्यान से देखो। एक Z इसके साथ भी है और एक Z इसके साथ भी है, तो ये Z का क्या हो गया, स्क्वायर, और ये रहा n स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं सब चीज़ें जितनी भी कांस्टेंट हैं उन सभी को मैं एक कांस्टेंट वर्ड से लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आ गया, Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया एनर्जी। बात समझ में आ गई क्या? इन सभी को मैं इधर लिखना चाहूँ तो मैं मेरे लिखने का कोई दिल नहीं है, बस तेरे लिए बात कर लूँ मैं थोड़ी सी। हाँ, इस Z स्क्वायर और n स्क्वायर को उधर साइड में निकाल दो। इस पूरे को सॉल्व करके जो आता है ना यार अपने पास, बस वही जो तुझे याद है, माइनस एज इट इज़ 13.6, और ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सबसे पहले देख, ध्यान से सुन, फोकस कर, समरी लेते हैं जल्दी से। हमने एनर्जी लिखी तो क्या लिखा हमने, काइनेटिक एनर्जी लिखी जो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी हमने, mv स्क्वायर को निकाल के उधर से। फिर उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी, ठीक है, उधर से k q1 q2 बाय r से। दोनों एनर्जीज को टोटल किया तो हमें टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को टोटल किया तो हमें मिल गई टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का नेगेटिव आना अपने को ये बता रहा था कि यार वो इलेक्ट्रॉन जो है अभी भी न्यूक्लियस के बाइंडिंग पोजीशन में, मतलब न्यूक्लियस ने उसको बाइंड करके रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो फ्री है, कहीं भी आ जा सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी बाउंडेड स्टेट में है। और फिर मैंने तुमको ये रिलेशन बताया कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है उसके आधे के इक्वल होते हैं ये दोनों, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के माइनस के साथ रिलेटेड होती है। उसके बाद मैंने आपको इसी एक्सप्रेशन में सिंपल वो आर रख दिया जो आर अभी थोड़ी देर पहले हमने अभी सॉल्व किया है। बात समझ में आ गई क्या? और वो लिखते ही हमारे पास कुछ ऐसा गंदा सा एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, जिसको सॉल्व करके हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है, और साथ में क्या है, Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। इसका मतलब ये है किसी एटम में nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी इतनी एनर्जी होगी। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या समझ में आना चाहिए, अगर हाइड्रोजन एटम है और उसके अंदर n=1 है, H हाइड्रोजन एटम है और n=1 है, हाइड्रोजन एटम बोलते ही आपको समझ में आ गया कि Z भी कितना है, 1 है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी बच्चों, E1 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गई क्या? ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूँ थोड़ा सा। लास्ट बात है, प्लीज़ जाना नहीं, वीडियो खत्म होने वाली, जल्दी से मेरी बात सुनो। वीडियो इधर देखो। तो यहाँ पर मैं थोड़े से लेवल्स मार्क कर दूँ कि सबसे हाइड्रोजन एटम के लिए बात चल रही है, किसके लिए बात चल रही है, हाइड्रोजन एटम के लिए बात चल रही है। यहाँ n=1 है, यहाँ पे क्या है, n=1, तो उसके लिए कितना आया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद जब मैं n को 2 पुट कर दूंगा तो क्या यहाँ पर आज Z तो 1 ही रहेगा, बिकॉज हाइड्रोजन एटम में ही चल रहे हैं। सेकेंड ऑर्बिट कौन सा है, तो वहाँ पर 2 पुट करा तो -13.6 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू -3.4 उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में जो बात करोगे n को 3 पुट कर दो, ठीक है, -13.6 -3.4 -1.51 आ जाएगा। उसके बाद n को जब 4 पुट करोगे, देखना मैं एनर्जी लेवल से डिक्रीज करते जा रहा हूँ, जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर कम है, फिर उससे कम है, ठीक है, -1.51 -0.85 और n=5 पे, ये बहुत पास लाई करता है। मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रखी हैं इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ध्यान से देखो, -1.51 -0.85 -0.54 और n को इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो ये 0 हो गई। अब इसके बाद जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा ना यहाँ पे, वो कंटिन्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन कोई सी भी एनर्जी ले सकता है, ये बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखो। कि ये तो डिस्क्रीट लेवल्स है,
ये देखो नेगेटिव में जब भी है ना तो डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन बस यही वैल्यूज़ ले सकता है, इलेक्ट्रॉन बस यही वैल्यूज़ ले सकता है ऑर्बिट में, लेकिन इसके ऊपर जब जाएगा तो वो कंटिन्यूस है। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव हो चुकी होगी, इसका मतलब अब वो कोई भी एनर्जी ले सकता है। लेकिन यहाँ पे तो यही डिफाइंड एनर्जी लेवल्स हैं बाबा। यहाँ ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ गर्मी लगी तो थोड़ी देर इधर आके बैठ गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। समझ में आएगा? इलेक्ट्रॉन इन्हीं में मिलेगा, बस इन्हीं एनर्जी लेवल्स में मिलेगा इलेक्ट्रॉन। इनके अलावा कोई और एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात बोर्स ने बहुत अच्छे से समझा दी। और इसके ऊपर जब जाते हैं तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। वो कैसा स्पेक्ट्रम है? कंटिन्यूस। लेकिन उससे पहले कैसा है? डिस्क्रीट है। देर आर सर्टेन डिफाइंड एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड, एल्स इट कैनॉट। बात समझ आ गई? तो इस वीडियो में इतनी भसड़ काफ़ी है। अगली वीडियो में हम क्या बातें करेंगे, इस स्पेक्ट्रम को आगे बढ़ाएंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज़ पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे एब्जॉर्प्शन और कैसे एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है, कैसे वेवलेंथ हम लोग ड्राइव करते हैं। तो वीडियो स्किप करके मत देखा करो। और हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको, ये क्लास कैसी लगी, इसमें क्या सीखा आपने, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बोबो, सी यू सून, एंजॉय।